मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की थी। उसकी एक 14 साल की बहन थी। मेरी पत्नी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर चली आई थी। लेकिन उसकी बहन पूरे दिन मेरी पत्नी के साथ चिपकी रहती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वे रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया और जब रात में उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर कमरे में वापस लौट आया तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो अपनी शादी की रात में जब कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई के लिए कीमती तोहफ़ा खरीदा था, लेकिन एक प्यार भरा तोहफ़ा भी ले लिया था। मैं गजरे खरीद लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि लड़कियां ऐसे तोहफ़ा पाकर खुश हो जाती हैं। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गया। सामने का नज़ारा बेहद डरावना था। मेरी बीवी की 14 साल की बहन उसके चिपक कर बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। ये रोना कोई सामान्य रोना नहीं था। वे तो लगातार रोई जा रही थी। मुझे देखकर मानवी परेशान हो गई थी। उसने अपनी बहन को डांटकर चुप करा दिया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, मानवी, क्या हुआ है इस बच्ची को? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? मानवी ने कहा, जी ठीक है। ये तो बस ये सोचकर परेशान है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसका क्या होगा। मेरा मन दुखी हो गया था। मैंने आगे बढ़कर अमायरा के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम मानवी की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन हो। तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। मानवी, तुमने ये बात अमायरा को नहीं बताई थी क्या? मानवी ने कहा, महेश, मैं इसको बता चुकी हूँ, लेकिन बच्ची है ना, इसीलिए इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो अपने आप समझ जाएगी। मैंने सर हिलाया तो मानवी डरते डरते बोली, महेश, मैं एक बात पूछूं? मैं मुस्कुराकर बोला, मानवी, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे एकदम लगा था। वे बोली, महेश, क्या मैं अमायरा को अपने साथ सुला लूं? जब तक ये संभल नहीं जाती तब तक मेरे साथ सो जाया करेगी। ये माँ बाप के देहांत के बाद बेहद संवेदनाशील हो गई है। ज़रा ज़रा सी बात का टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं कहाँ अस्पताल के चक्कर लगाती फिरूंगी। मैं मानवी की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है मानवी, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाया करो। मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। मानवी उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी आपसे विनती है कि आप घर में किसी को पता नहीं चलने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप चिंता ना करें, जल्दी अमायरा इस घर से परिचित हो जाएगी और फिर अपनी ज़िद छोड़ देगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मानवी, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हालात समझता हूँ। वैसे भी मेहमान कल तक वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं डरी सहमी अमायरा की तरफ देखा और बाहर चला गया। मैं मानवी को तो तसल्ली दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि क्या अमायरा इसी तरह हमेशा मेरी खुशियों के बीच बाधा बनी रहेगी। मैं भला करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल डाला। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। वे स्वीकार नहीं करते कि उनका कोई परिचित किसी और से बात भी करे। इसीलिए मैं अमायरा का बहुत ख्याल रखने लगा था। वे एक मासूम सी डरी सहमी सी लड़की थी। वैसे भी मुझे ऐसे बच्चों पर बहुत दया आती थी। मैं सोच सोच कर चिंतित हो जाता था कि ना जाने इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सहा है जो वे ऐसे बन गए हैं। अमायरा की तुलना में मानवी का व्यक्तित्व बहुत जानदार था। वे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का मुस्कुराकर मुकाबला करती थी। हमारी शादी को पूरे पूरे 1 हफ्ते हो गए थे, लेकिन अमायरा अभी भी मानवी के साथ ही सोती थी और मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। मैं कुछ दिन रुककर अमायरा के लिए एक स्कूल बैग लेकर आ गया था। किताबें तो नहीं लाया था,
क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वे किस क्लास में पढ़ती है। जब मैं घर पहुंचा तो मानवी घर के कामों में व्यस्त थी, जबकि अमायरा चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर अमायरा की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब मानवी ने मुझे देखा तो वे डर कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अमायरा से बात करने लगा और बोला, अमायरा देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ। अमायरा मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छिप गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वे ऐसा क्यों करती है। वे हमेशा अपने आप इस तरह क्यों छुपती रहती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मुझे अपने क्यों का जवाब मिलेगा तो कितना बड़ा झटका लगेगा। मेरा पूरा व्यक्तित्व हिलकर रह जाएगा। मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, अमायरा बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर अमायरा डरने लगी थी। मैंने सवाल भरी नज़रों से मानवी की तरफ देखा तो वे मुझे बहुत गुस्से से कहने लगी, महेश आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे पति हैं, लेकिन अमायरा के लिए गैर मर्द हैं, इसीलिए आप उसे आवाज़ ना दिया करें। मुझे मानवी की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो अमायरा को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, क्योंकि मानवी का व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, मानवी अगर तुम्हें अपने और गैर का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर क्यों लाई हो। इतना कहकर मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके घर से बाहर चला गया था। मुझे रह रहकर अपने कठोर व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। अमायरा मुझ पर ज़बरदस्ती तो थोपी नहीं गई थी, न जो मैं मानवी को ऐसे ताने देने लगा था। वे तो मेरी पूर्ण सहमति से मेरे घर आ गई थी। घर में हम सिर्फ 3 लोग ही तो थे। इससे पहले मेरे घर में खामोशी और सन्नाटे का राज था। 5 साल पहले ही मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। मैं कुंवारा था और मैं घर में अकेला ही रहता था, इसीलिए कोई काम वाली भी मेरे घर पर काम करने के लिए राजी नहीं होती थी। तब एक दोस्त ने मुझे शादी का सुझाव दिया, इसीलिए मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उस दोस्त पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि उसके परिचितों में एक अनाथ लड़की है जो दहेज में सिर्फ इनाम ही लाएगी। मैं हैरान हो गया और बोला, किस तरह का इनाम। उसने बताया कि मानवी की एक छोटी बहन है, उसके साथ घर आ जाएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वे इनाम के स्वरूप में तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़कियों को जवान होते समय ही कितना लगता है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैं खुले दिल से तैयार हो गया था, क्योंकि मैं भगवान की कृपा से इतना कमाता था कि आसानी से उनका खर्च उठा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि अमायरा एक अजीब तरीके की बच्ची होगी। वे तो मेरे गले में ऐसी हड्डी बन जाएगी जो ना उगली जा सकती है और ना निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने कुछ दिन और धैर्य रखने का फैसला किया और मैंने तय किया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले देखूंगा कि अमायरा के व्यवहार में सुधार होता है या नहीं। देर रात जब मैं घर लौटा तो मैंने होटल से खाना भी ले लिया था। मैं जानता था कि मानवी मुझसे बहुत नाराज़ होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी मेरे कानों में अमायरा की आवाज़ गूंजी थी। वे कह रही थी कि मानवी, क्या अब तुमको तलाक मिलेगा? तुम मेरे साथ वापस चलोगी जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। मानवी एकदम गुस्से में बोली थी, अपनी बकवास बंद करो अमायरा। तभी अमायरा की हंसी की आवाज़ आई थी। फिर वे बोली, अभी तो तुम्हारे घर में तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं है, अभी तो तुम मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। अमायरा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। क्या अमायरा का कोई और नाम भी था जो मुझसे छिपाया गया था? लेकिन क्यों मेरे दिमाग में इतने सवाल जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। जब मानवी ने मुझे देखा तो वे दौड़कर मेरे पास आई और बोली, महेश आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फ़िक्र में
चिंतित हो रही थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मानवी के चेहरे पर नाराज़गी का नामो-निशान नहीं था। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अमायरा एक बार फिर से रोने लगी थी। वे बोली, मानवी, तुम इस आदमी से बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है। तुम्हारा पति गंदा है। मानवी ने शक भरी नज़रों से मेरी ओर देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों अमायरा, बच्चे में क्यों आपको घूरने लगा? मानवी बोली, महेश, मैंने कहा भी था कि आप मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वे अमायरा को हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई और मैं आंगन में इतना सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। मैं तो इन सबको अमायरा का बचपन समझ बैठा था, लेकिन ये तो कहानी कुछ और ही थी। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि अगर मैं मानवी के साथ सख्ती करूंगा तो वे खुद ही अपना राज खोल देगी। सुबह मानवी रोज की तरह नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक रुक गई और बोली, महेश, तुम अमायरा के लिए स्कूल बैग क्यों लाए थे? मैं मानवी के कल के व्यवहार से थोड़ा सा दुखी था, इसीलिए छोटा सा जवाब देते हुए कहा, मैं चाहता था कि अमायरा अपनी पढ़ाई जारी रखे। मानवी ने हंसते हुए कहा, कौन सी पढ़ाई? अमायरा ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए हमने उसका स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया था। मुझे मानवी की बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसीलिए मैं किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने नाश्ता ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन अमायरा की मौजूदगी मुझे खटक रही थी। उसकी अजीबोगरीब हरकतें, मुझे देखते ही रोने लगना और फिर मेरे और मानवी के तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? अमायरा कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी, वे पूरे 14 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत समझदार और होशियार होती हैं। यकीनन ये मामला उतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम को भी अमायरा मुझे देखकर अजीब हरकतें करने लगी थी। मैं मानवी से बात करने लगा तो वे उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। थोड़ी देर के बाद मानवी कमरे से बाहर निकली और बोली, महेश, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाइएगा, तो हम दोनों बहनें भी आकर खाना खा लेंगे। अमायरा जिद कर रही है कि आप जब तक बाहर बैठे हैं तब तक वे बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं खुद पर काबू किया और बोला, ठीक है अमायरा, बाद में खाना खा लेगी। कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। मानवी के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वे बोली, महेश, आपको तो पता है ना कि अमायरा कितनी ज़िद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसीलिए आप मेरी विनती स्वीकार करें। इतना कहकर मानवी कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने आपे से बाहर हो चुका था। मैं खुद पर काबू ना पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। मानवी की आवाज़ आ रही थी, वे अमायरा को कोस रही थी। वे कह रही थी, अमायरा, काश कि मम्मी पापा के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो नर्क ना बनती। ना जाने तुम मेरे किस गुनाह की सज़ा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया था और अमायरा की कलाई पकड़कर बाहर खींचता हुआ लेकर आ गया था। मानवी भी हैरान हो गई थी। वे हमारे पीछे भागी थी और बोली, महेश, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दो मेरी बहन को, आप होश में तो हो ना। लेकिन सच तो ये था कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर होश में होता तो क्या ये सब करता? मैंने अमायरा को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और मानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आ गया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? मानवी का चेहरा पीला पड़ गया था, वे लगातार रोती जा रही थी। वे बोली, आपको भगवान की कसम है महेश, मेरी बहन को छोड़ दो, वे बहुत नरम दिल की है, वे डर के मारे मर जाएगी। वे मेरे बिना एक रात तो क्या, एक पल भी नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं? ये किस तरीके का बहन चारा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई है? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा।
मैं मानवी की ओर घूरकर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। लेकिन उसका रोना और तेज होने लगा। मैं मानवी के कमरे से बाहर आया और कुंडी लगा दी और फिर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था ताकि मानवी और अमायरा का शोर बंद हो जाए। लेकिन वे दोनों बहनें इतने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थीं कि लग रहा था कि वे दरवाज़ा ही तोड़ देंगी। कई घंटे तक ये सब चलता रहा, लेकिन फिर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरे में सन्नाटा छा गया था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठा और अमायरा के कमरे की ओर चल दिया। मैं उससे माफ़ी मांगकर मानवी के पास ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैर जंजीर हो गए थे, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वे मुझे देखकर चौंक गया और फिर रोने लगा। मैंने उसे डांटा और कहा, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ, तुम कौन हो? अमायरा कहाँ गई? वे लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे ना? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें भला क्यों बेचूंगा? वे लड़का मेरी बात से संतुष्ट हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। वे बोला, जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे घर में ऐसे मातम मनाया गया था जैसे मैं पैदा नहीं बल्कि मर गया हूँ। मैं अपनी चारों ओर बड़ा जुल्म होते हुए देखा था। मेरे पापा मेरी माँ को एक बड़े से डंडे से मार मार कर नीला कर देते और मेरी ओर इशारा करके कहते थे कि मुझे ये मंजूर होता कि तू बांझ होती, लेकिन ये तूने क्या गजब कर दिया। मैं पापा की चीख सुनकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो मानवी कहती, पापा की बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो बहुत प्यारे हो। लेकिन अगर मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से मेरी माँ को मार पड़ती? मैं मानवी से पैसा मांगता तो मुझे 5 का कॉइन पकड़ा देती थी। मैं भागकर दुकान जाता और माँ के लिए अपनी पसंद की टॉफ़ी ले आता। मैं वे टॉफ़ी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ गोली है, खा लो, आराम हो जाएगा। माँ मुझे गले लगा लेती और फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं छोटा सा था, मेरी उम्र के लड़के खेलते थे, जबकि मेरा खेल में दिल नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन घर में रहकर अपनी माँ की रखवाली करता था ताकि मेरे पापा फिर से मेरी माँ को मारना न शुरू कर दें। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन माँ नीली नीली हो जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ का बदन दबाता था ताकि उन्हें आराम हो जाए, लेकिन वे अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को अपने होठों पर लगाकर चूमे जाती थी और रोती रहती थी। मेरी माँ कहा करती थी कि मुझे मार से तकलीफ़ नहीं होती है, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरा कलेजा छलनी छल्ली हो जाता है। जब माँ के पास कुछ पैसे जमा हो गए तो वे बाज़ार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और एक गेंद और बल्ला लेकर आ गई थी। माँ कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, तो घर पर ही तुम्हारी खुशियों का इंतज़ाम कर देती हूँ। साइकिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं माँ के हाथों को चूमता रहा और पूरे दिन तेज़ धूप में साइकिल चलाता रहा। माँ मुझे देखकर हंस पड़ी और बोली, आज पहला दिन है, इसीलिए धूप में खेलो, कल से धूप में खेलने नहीं दूंगी। बीच बीच में साइकिल से उतर जाता और उसे गंदा होने से बचाने के लिए गीले कपड़े से पोंछ भी देता था। मेरी नई साइकिल कहीं पुरानी ना हो जाए। शाम को जब पापा घर आए तो मैं साइकिल चला रहा था तो पापा बोले, इसे ये साइकिल किसने दिलाई है? मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से वार करके उस साइकिल को तोड़ के फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। रात को माँ मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तारा, आज मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अब तुम 7 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो। अब तो माँ तुमसे हर बात कर सकती है ना?
मैंने हाँ में सर हिला दिया था। माँ बोली, बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मैं बोला, मानवी। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं चुप हो गया। फिर बोला, माँ पापा मुझे नीची जाति का कहते हैं और तू तारा कहती है। इन दोनों में से मेरा नाम क्या है? माँ की आंखें हमेशा रोने को तैयार रहती थी। आज भी पानी बरसने लगा था। माँ बोली, तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं। मेरी जान, तुम्हारे जन्म को 7 साल हो गए हैं, पर मैं अब तक यही फैसला ना कर पाई कि तुम्हारा क्या नाम रखूं। लड़कियों वाला नाम रख दूं या लड़कों वाला? मैं माथे पर बल डालकर बोला, क्यों माँ, लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है? मैं तो लड़का हूं ना। जब मेरी माँ ने ना में सर हिला दिया तो मैं चौंक गया। माँ बोली, तू ना लड़का है और ना ही लड़की है, तू एक किन्नर है, तीसरी जिन है। तेरे में 7 साल का बच्चा इन बातों को समझ नहीं पाया था। माँ ने कहा, लेकिन मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम अमायरा रखती हूँ। तुम वक्त फ्रॉक पहनो और घर की 4 दीवारियों के भीतर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मैं अपनी माँ से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं पहनना फ्रॉक, मैं एक लड़का हूँ। माँ बोली, मेरे पास समय नहीं है बेटा, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने पेड़ की छाँव कर देती, तो तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद पर ले लेती। लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैंने रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया और ज़िद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर जब मुझे नींद आ गई तो माँ मुझे मानवी के साथ लेकर चली गई। सुबह मेरी आँख चीख पुकार से खुली थी। मानवी चीख चीख कर रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ सो रही थी। मानवी मुझसे लिपटकर रोने लगी और बोली, माँ चली गई है। मैंने मानवी को थप्पड़ मारा और बोला, धीरे बोलो, माँ सो रही है, उठ जाएगी। फिर मानवी मुझे कमरे में ले गई और मुझे फ्रॉक पहनाकर बोली, आज से तू अमायरा है। माँ की बातें याद है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया और 1 रुपए लेकर दुकान पर गया और माँ के लिए टॉफ़ी लेकर आ गया। मैं उस टॉफ़ी को अपनी जेब में लेकर घूमता रहा, लेकिन माँ उठ ही नहीं रही थी। आसपास की सारी औरतें भी आ गई थी। फिर माँ को एक सफ़ेद साड़ी पहना दी गई और चारपाई पर डालकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, मैंने तो उनके लिए टॉफ़ी लेकर रखी है। मैं बहुत ज़्यादा छोटा था ना, इसीलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उन लोगों के पैर पकड़कर बोलता रहा कि माँ को नीचे उतार दो, उन्हें भूख लगी होगी। टॉफ़ी मेरी जेब में ही रह गई है, लेकिन माँ वापस नहीं लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर एक दिन पापा भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी पापा की तरह ही बहुत मारती थी। मुझे तो अक्सर कहती थी कि मैं तुझे बेच दूंगी, गुरु ले जाएगा तुझे। तभी मानवी मेरा सहारा बनती थी। चाची का तुम्हारे ही उम्र का बेटा था। वे मुझे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ, और फिर वो चाची बहुत हंसते थे। मैं डर जाती थी तो मानवी मुझे बचाती थी। फिर मानवी की शादी आपसे हुई। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे गुरु के पास ना भेज दो। मानवी कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन डर मेरे दिल के अंदर जड़ पकड़कर बैठ गया है। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है। मुझे बता दीजिए कि मुझे अकेले कमरे में तो बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ और मानवी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा था। वे रो रही थी और बोली, माफ़ी किस बात की? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और मानवी अमायरा को मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास ले जाने के लगे थे। उसके दिमाग से बचपन की यादें निकालना बहुत मुश्किल था। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। अब मानवी और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। अमायरा भी अपनी ज़िंदगी में लौट रही है। मैंने उसका भविष्य उज्जवल बनाने का स्वयं से वादा किया है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।